आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वे महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज से हैं और इनमें गांधी का वो रूप है जो हमें आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल, हम उन्हें अहिंसा के पुजारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन 1909 में लिखी इस किताब में उनके शब्द मतलब किसी हथौड़े की तरह चोट करते हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं शब्दों की, इन्हीं विचारों की तह तक जाएंगे। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी ने ब्रिटिश संसद के लिए बांझ औरत और वेश्या जैसे मतलब इतने कठोर शब्द क्यों इस्तेमाल किए। और फिर हम उनकी उस सोच को परखेंगे जिसमें वो आधुनिक सभ्यता को ही एक बीमारी मानते थे। तो चलिए गांधी के इन चौंकाने वाले विचारों की पड़ताल शुरू करते हैं। चलिए, मुझे लगता है ये बातचीत कई धारणाओं को तोड़ेगी। तो पहले हिस्से पर आते हैं। किताब में एक किरदार है रीडर, जो उस समय के एक आम भारतीय की तरह सोचता है। हाँ, एक राष्ट्रवादी। बिल्कुल। और उसका मानना है कि इंग्लैंड की ताकत का राज उसकी संसद है और अगर भारत को आजाद होना है तो हमें भी वैसी ही एक संसद चाहिए। ये तो एक सीधी सादी सोच लगती है ना। हाँ, और ये उस दौर की मुख्य धारा की सोच थी भी। ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी यही चाहते थे कि स्वराज का मतलब था अंग्रेजों की जगह भारतीयों का राज, लेकिन सिस्टम वही रहे। बिल्कुल, व्यवस्था वही ब्रिटिश मॉडल वाली। इसे ही प्रगति का रास्ता माना जाता था। और यहीं पर गांधी पूरी बहस को मतलब पलट देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश संसद एक बांझ औरत और एक वेश्या है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा मैं सचमुच हैरान रह गया। ये शब्द आज भी किसी सार्वजनिक बहस में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। और ये शब्द गांधी इस्तेमाल कर रहे थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ उनका गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरा तर्क था। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा विश्लेषण था। जब वो संसद को बांझ कहती हैं, हाँ, बांझ, तो उनका मतलब है कि उसमें अपने आप से कुछ अच्छा पैदा करने की शक्ति नहीं है। वो कोई रचनात्मक संस्था नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की सच्चाई यही नहीं होती कि उसे काम करने के लिए जनता के दबाव की जरूरत पड़ती है? हाँ। क्या ये अच्छी बात नहीं कि संसद जनता की आवाज सुनकर काम करती है? हाँ। गांधी को इसमें क्या गलत दिख रहा था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, गांधी के लिए समस्या दबाव से नहीं थी। समस्या इस बात से थी कि संसद का अपना कोई आंतरिक नैतिक बल या दिशा नहीं है। अच्छा। वो एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार ही नहीं है। वो सिर्फ लहरों के जोर से चलती है। अगर जनता का दबाव किसी अच्छे काम के लिए है तो वो अच्छा काम करेगी, लेकिन अगर वो दबाव किसी स्वार्थ के लिए है तो वो भी करेगी। उसमें सही गलत तय करने की अपनी कोई क्षमता नहीं है। अच्छा, तो ये खाली बर्तन की तरह है। हाँ। जिसमें आप जो डालेंगे वही निकलेगा, उसका अपना कोई चरित्र नहीं है। बिल्कुल, वो बस प्रतिक्रिया देती है, पहल नहीं करती। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वेश्या शब्द का इस्तेमाल ये तो और भी ज्यादा चुभने वाला है। और वो शब्द भी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया था। यहाँ उनका इशारा संसद की निष्ठा यानी वफादारी पर था। वफादारी? किस तरह की वफादारी? उनका तर्क था कि संसद की कोई स्थायी वफादारी किसी सिद्धांत से नहीं होती। उसकी वफादारी हमेशा सत्ता के साथ होती है। आज अगर एक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है तो संसद उसकी है, और कल अगर वो बहुमत खो दे और कोई दूसरा नेता बहुमत ले आए तो संसद उसकी हो जाएगी, वफादारी बदल जाएगी। यानी विचारधारा से ज्यादा जरूरी ये है कि किसके पास गिनती के कितने सांसद हैं। ये तो आज की गठबंधन सरकारों पर भी एक सटीक टिप्पणी लगती है ना? है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गांधी यही कह रहे थे कि ये संस्था नैतिक सिद्धांतों पर नहीं बल्कि अवसरवाद और शक्ति के खेल पर चलती है। और उन्होंने ये बात सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं रखी, उन्होंने उस समय के अखबारों पर भी यही आरोप लगाया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अखबार लोगों को सच बताने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वो अपने मालिकों के स्वार्थ के लिए जनता की राय को बदलते रहते हैं। उन्होंने एक दिलचस्प तुलना की है कि इंग्लैंड के लोग अखबारों की वजह से अपने विचार एक मौसम दर्शक यंत्र की तरह बदलते हैं। और ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर जनता की राय खुद ही इतनी अस्थिर है तो उस जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद स्थायी और सैद्धांतिक कैसे हो सकती है? तो वो दिखा रहे थे कि ये सिर्फ एक संस्था का संकट नहीं है, ये एक पूरे सामाजिक और नैतिक ढांचे का संकट है। बिल्कुल, और यही नैतिक ढांचा उनकी असली चिंता थी। संसद की समस्या तो बस एक लक्षण थी। असली बीमारी तो वो उस पूरी सभ्यता को ही मान रहे थे जिसने इस संसद को जन्म दिया था। एकदम सही, और यहीं से हम उनकी आलोचना के दूसरे और ज्यादा गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। किताब में रीडर जब उनसे पूछता है कि आखिर ये कौन सी सभ्यता है जिससे आप इतनी नफरत करते हैं, तो गांधी का जवाब ही हिंद स्वराज का दिल है। वो कहते हैं कि
आधुनिक सभ्यता वो है जो शारीरिक सुख को बढ़ावा देती है। हाँ, बॉडी कंफर्ट। और इसे समझाने के लिए वो उदाहरण देते हैं, बेहतर घर बनाना, तेजी से चलने वाली ट्रेनें, विनाशकारी हथियार। ये आज भी विकास के पैमाने हैं। किसी देश की तरक्की हम इन्हीं चीजों से नापते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सैन्य ताकत, उसकी औद्योगिक क्षमता। और गांधी इस पूरी सोच को ही चुनौती दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जिसे तुम प्रगति समझ रहे हो वो असल में एक जाल है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया। चूहेदानी का। हाँ, चूहेदानी। ये रूपक बहुत कुछ कह जाता है। चूहेदानी में पनीर का एक टुकड़ा होता है जो चूहे को लुभाता है, और चूहा उस पनीर को पाने के लालच में जैसे ही अंदर जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है और वो फंसकर मर जाता है। तो गांधी के लिए आधुनिक सभ्यता की ये सारी चीजें, आरामदायक घर, तेज रफ्तार जिंदगी, ये सब वो पनीर का टुकड़ा है। वो हमें शारीरिक सुख का लालच देती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारी आत्मा, हमारा नैतिक बल फंसकर मर जाता है। ये बात सोचने वाली है। हम सब दिन भर पनीर के पीछे ही तो भाग रहे हैं। अगला प्रमोशन, नया फोन, बेहतर कार। गांधी कह रहे हैं कि ये सब उस चूहेदानी का हिस्सा है। ये बेचैनी पैदा करना ही उनका मकसद था। और आज के दौर में तो ये और भी प्रासंगिक है। सोचिए, सोशल मीडिया क्या है? वो एक आधुनिक चूहेदानी ही तो है। बिल्कुल। उसका पनीर है लाइक्स, कमेंट्स, मनोरंजन, और हम उस पनीर के लालच में अपना सबसे कीमती सामान यानी अपना ध्यान और अपना मानसिक सुकून उसमें फंसा देते हैं। वाह, ये एक जबरदस्त तुलना है। लेकिन गांधी सिर्फ इसे जाल कहकर नहीं रुकते। वो इससे भी एक कदम आगे जाकर पश्चिमी सभ्यता को एक रोग कहते हैं, एक बीमारी। हाँ, और ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू ये होता है कि मरीज को अक्सर पता ही नहीं होता कि वो बीमार है। उसे लगता है कि वो ठीक है या पहले से बेहतर महसूस कर रहा है, जबकि अंदर ही अंदर बीमारी उसे खोखला कर रही होती है। तो गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के लोग सोचते हैं कि वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असल में वो नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल। वो पैसे और आराम के गुलाम बन गए हैं। इसीलिए उन्होंने इसे अंधेरे का राज कहा। एक ऐसी चमक जिसके पीछे गहरा अंधेरा है। तो यहाँ टकराव साफ है। एक तरफ है शरीर का आराम और दूसरी तरफ है आत्मा का बल। गांधी के मुताबिक आधुनिक सभ्यता ने पहले को चुनकर दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। ठीक है, तो अगर ये सब एक बीमारी है, एक जाल है, तो गांधी का इलाज क्या था? क्या वो बस ये चाहते थे कि हम सब विकास छोड़कर वापस गुफाओं में रहने चले जाएं? ये आरोप तो उन पर अक्सर लगता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। गांधी तकनीक के खिलाफ नहीं थे, वो उस मानसिकता के खिलाफ थे जो मशीनों को इंसान से ऊपर रखती है। उनका इलाज पीछे जाने का नहीं बल्कि अंदर जाने का था। उनका विकल्प था स्वराज। हाँ, और उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था। तो उनके लिए स्वराज का असली मतलब था स्व पर राज, मतलब खुद पर नियंत्रण। एकदम सही। आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और नैतिक अनुशासन। सच्ची सभ्यता वो है जो इंसान को इन गुणों को विकसित करने में मदद करे, जो उसे अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनाए। तो अब मुझे पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। संसद की वो कठोर आलोचना और सभ्यता पर ये गहरा हमला, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं, जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश संसद उस रोगी सभ्यता का ही एक उत्पाद है। वो सिद्धांतहीन इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसी सभ्यता से निकली है जिसका लक्ष्य ही भौतिक सुख और सत्ता हासिल करना है, आत्मा का विकास नहीं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। गांधी जड़ पर प्रहार कर रहे थे, सिर्फ पत्तों पर नहीं। वो कह रहे थे कि अगर पेड़ की जड़ ही जहरीली है तो उसके फल मीठे कैसे हो सकते हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि गांधी के वो कठोर शब्द सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं थे, वो एक गहरी, व्यवस्थित और बेचैन कर देने वाली आलोचना थी। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह कि गांधी ये नहीं कह रहे कि आराम या तकनीक अपने आप में बुरे हैं। वो उस मानसिकता पर हमला कर रही हैं जो इन्हें ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेती है। तो सवाल ये नहीं है कि हम ट्रेन में सफर करें या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वो ट्रेन हमें उस दिशा में ले जा रही है जहां हमारी आत्मा जाना चाहती है। एक सदी से भी पहले 1909 में गांधी ने यह चेतावनी दी थी। आज हमारी दुनिया में तकनीक और शारीरिक सुख के साधन उस समय से 1000 गुना ज्यादा हो गए। कहीं ज्यादा। हमारी ट्रेन पहले से कई ज्यादा तेज और आरामदायक है। लेकिन गांधी का वो सवाल आज और भी ज्यादा भयावह लगता है। क्या हम इतने आराम में खो गए हैं कि हमने ये पूछना ही छोड़ दिया है कि ये ट्रेन जा कहाँ रही है? हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं।